प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में हो रहा है यह सम्मेलन और 4 दिन तक यह सम्मेलन चलेगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और कारोबारी जुटेंगे। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूध पर बात करेंगे और डेयरी के क्षेत्र में भारत की भूमिका और उसके महत्व को समझाएंगे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इस ऐप तक पहुंचती है और फिर ये ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मोटर और क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ड्रोन मौजूद होते हैं, उन्हें अटैक करने की कमांड देता है। दुश्मन के आसपास कौन सी यूनिट मौजूद है इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जहां एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट काम आते हैं। कहा जा रहा है कि इसी ऐप की वजह से यूक्रेन की सेना को दुश्मन को टारगेट करने में काफी मदद मिल रही है। सबसे खास बात यह कि यह ऐप दुश्मन को सटीक लोकेशन की जानकारी देता है, जिससे टारगेट कर हमला करना उसके लिए आसान हो जाता है। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से जंग होने पर पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत होगी। ताइवान की सेना चीन की सेना के सामने किसी चींटी जैसी है। नंबर के आधार पर चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और ताइवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना से भिड़ना वैसा ही होगा जैसा किसी चींटी का पहाड़ पर चढ़ना। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग छिड़ी तो पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 660 जहाज ब्लू बैटलफील्ड में उतारे हैं और उन्हें रोकने के लिए या फिर कम से कम जंग में बने रहने के लिए ताइवान को 2000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी ताइवान को चीन के एक जहाज को डुबोने के लिए कई मिसाइलें दागनी होंगी और ये तभी होगा जब ताइवान के पास उतनी मिसाइलें होंगी। ताइवान को उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा। सीरिया के इदलिब में रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इदलिब को सीरिया के विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पूरा साथ दे रहे हैं। यहां तक कि वो सीरिया के विद्रोहियों के खात्मे के लिए यूक्रेन से जंग के बीच भी वहां हमले करने से चूक नहीं रहे और एक बार फिर उनके लड़ाकू विमान सीरिया के इदलिब प्रांत में गरजे। दावा किया गया कि रूस के विमानों ने वहां इतनी जोरदार बमबारी की कि एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे। दावा किया गया कि इस हमले में रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इदलिब में विद्रोहियों के जिस गढ़ को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां एक के बाद एक कई बम फटते दिखाई दिए। इसके बाद वो पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया और जब धूल छटी तो वहां बना एक कारखाना और एक मकान मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों इमारतों का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा, क्योंकि बमों के हमले और मिसाइल की मार ने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया। वहां खड़ी एक कार भी धमाके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले की खबर मिलते ही विद्रोहियों के इलाके में काम करने वाली सीरिया सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंची और उसने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि मलबे से निकाले गए घायलों में कई बच्चे भी शामिल थे जो रूस के हमले का शिकार हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस ने बशर अल असद का साथ देते हुए सीरिया में विद्रोहियों पर हमले किए। इससे पहले भी रूस की गठबंधन वाली सेना इदलिब में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है।